अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। नावल का नाम है बेलबास मोहब्बत। चलिए स्टोरी आगे से कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दानियाल कुछ पल खामोशी के बाद बोला, बातें नहीं प्यार करता हूँ और बहुत करता हूँ, और सच सुनो तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो अब तक बात भी कर चुका था, अगर उस दिन तुमने मुझे ऐसे खामोश ना किया था। ठीक है, मैं जब कहूँगी तब तुम पेरेंट्स से बात करना, रीमा ने दानियाल की बात पर इतबार करते हुए बोला। वो वाकई अब दानियाल से शादी करने का सोचने लगी। दानियाल को इतना पता चल गया कि रीमा अब इस पर एतबार करने लगी। इसने मौका अच्छा समझा और कुछ दिनों बाद बातों में बोला, रीमा मैं लाहौर आ रहा हूँ। रीमा क्यों? दानियाल यार तुम्हें तो पता तो है वो कितना बड़ा बिजनेस नेटवर्क है, बस उन्होंने कहा है, और वैसे भी लाहौर आता जाता रहता हूँ। रीमा लाहौर किस जगह और कब आना है? दानियाल 2 दिन तक अपनी ही गाड़ी पर आऊँगा और गुलबर्ग की तरफ आना है। ये कहकर एक पल को खामोश हो गया, फिर बोला, घबराओ नहीं रीमा, मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा, वैसे भी जानता हूँ कि इतना बार अभी तो मुझ पर नहीं करती। वो तंजिया लहजे में बोला, बस बताया इसलिए कि अब आदत सी हर बात में बताने की। रीमा इतने वक्त से बात करने की वजह से वो एतबार करने के साथ दिल में एक चाहत भी रखने लगी थी। दानियाल के साथ बात करते इससे दिन का एहसास नहीं होता था। दूसरा, दानियाल का हर बात शेयर करना, मशवरा लेना अच्छा लगता है इसे। ऐसे लगने लगा जैसे दानियाल इसके साथ हो। रीमा दानियाल की बात सुनकर पहले खामोश हुई, फिर बोली, बात एतबार की नहीं, लेकिन मैं आज तक किसी लड़के से मिलना तो दूर की बात सोचा भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम इतने बुरे नहीं हो, ना ही मेरे साथ कुछ बुरा करोगे। लेकिन यह वो फिर से खामोश होगी। दानियाल लेकिन क्या? दानियाल ने सिगरेट का कश लेते लेते रुक गया और संजीदगी से बोला, रीमा कभी ना कभी तो हमें जानने के लिए मिलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मिले, लेकिन सोचने में हर्ज तो नहीं, और वाकई हमें रिश्ता बनाना है तो शायद आमने सामने हो जाने में कोई मसला नहीं। रीमा वो कानों में हैंड फ्री दिए हुए मोबाइल पर सके ऑनलाइन होते हुए मैसेज को सीन तक ना करने का मंजर देख रही थी। फिर खामोशी को तोड़ते बोली, ठीक है, अगर मुनासिब लगा और मौका बना तो मैं देखूंगी, लेकिन एक वादा करो कि हाँ मैं कुछ गलत नहीं होगा और मुझे टच तक नहीं करोगे, बल्कि हम पब्लिक प्लेस पर कहीं मिलेंगे, पर प्राइवेट जगह पे नहीं। दानियाल वादा करता हूँ, बल्कि कसम खाता हूँ कि कुछ नहीं करूँगा। हाँ और हाँ, जहाँ तुम कहोगी वही मिल लेंगे, जो होगी वही होगा, तुम्हें कार थोड़ी करना है। वो इत्मीनान देती मुस्कुराहट से बोला। कुछ देर बात करते हुए फिर रीमा को नींद आने लगी और सोने का कह के कार कट होगी। दानियाल ने हाथ से यस का इशारा किया, एक शैतानी मुस्कुराहट होंठों पे लाया। वो आज अपने प्लान के कामयाबी के करीब पहुँच गया था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि वो आज अपनी प्यास बुझाएगा। वो खुद से कहने लगा, फिर कौन हो रहा है, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलना है, और मुझे कौन सा इससे शादी करनी है। फिर फ़ौरन इसने इंजेक्शन को जूस में इंजेक्ट किया और गाड़ी की तरफ आया और एक फेक मुस्कुराहट के साथ रीमा को जूस दिया। सेंटर में लेस ओपन करके रख दी और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रीमा ने बेतकल्फाना अंदाज में 1-2 लेस लिए, फिर जूस को पीने लगी। उसे पहले ही काफ़ी प्यास लगी थी। जूसे ख़त्म करने से पहले ही उसके जिस्म में एक अजीब सी लहर होने लगी। इससे पहले वो समझते उसे चकराने लगे। फ़ौरन से दानियाल को कहा, मुझे घर छोड़ा, मुझे कुछ हो रहा है। दानियाल खामोशी से गाड़ी तेज़ उड़ाता रहा और दोबारा सुनसान जगह ले आया। रीमा अब गनुदगी की हालत में थी। इसका माइंड कुछ कुछ चल रहा था, लेकिन वो मन ना कर पा रही थी। इंजेक्शन की वजह से उसके जिस्म में अजीब सी बेचैनी होने लगी। दानियाल ने हैंड ब्रेक लगाई और गाड़ी से उतर रीमा को नजर देखा। इससे अंदाज़ा हो गया कि इंजेक्शन ने अपना काम कर दिया है। वो रीमा को उतार के पिछली सीट पर ले जाकर लटाने लगा। उसने उसके पीछे पड़े बाया को बैक सीट के पीछे रखा, वहाँ से कुशन उठाकर इसके सर के नीचे रख दिया। उसके जिस्म को देखने लगा। वो मुँह को ज़ाय किए बगैर रीमा के ऊपर आने लगा। उसके चेहरे से बालों को हटाकर अपने होंठों को इसके होंठों से मिलाकर चूसने लगा। वो उसके होंठों को पीने के साथ इसकी शर्ट को ऊपर करने लगा। शर्ट को ऊपर करने के बाद वो उसके ब्लैक ब्रा को देखते हुए उसे बोला, कमाल की मैचिंग है। फिर उसको खोलकर पीने लगा। रीमा को महसूस हो रहा था कि दानियाल इसकी शर्ट को ऊपर करके इसके जिस्म को बेलबास कर ले, लेकिन उसके जिस्म में रोकने की ताकत न थी। रीमा बस ज़बान से टूटे लफ्ज़ में इतना कह पा रही थी, दानियाल नहीं करो प्लीज़, खुदा का वास्ता मुझे घर छोड़ दो प्लीज़, जाने दो। दानियाल ने मोबाइल निकाला और उस खूबसूरत बेलबास बालों से लुत्फ़ उठाते हुए की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। दानियाल ने अपने रीमा के नीचे वाले हिस्से को बेलबास करके वीडियो बनाने लगा। फिर उस पर झुकने लगा और अपने जिस्म को रीमा के जिस्म से मिलाने लगा। रीमा को अंदाज़ा हो रहा था कि दानियाल उसकी नदी के आसपास उसके बद को खोने लगा है, लेकिन वो रुकने की हालत में न थी। उसका जिस्म कांप रहा था। अचानक एक ज़ोर से उसकी चीख निकली। उससे खुद में किसी और को दाखिल होने का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और दर्द से कराहने लगी। उसके मुँह से सिसकने और आहें भरने की आवाज़ें निकलने लगी। दानियाल इसकी सिसकती आवाज़ को सुनकर इसके कान के लोगों करते हुए उसको शी करते हुए बोला, रीमा बस इसी आवाज़ को तरस रहा था। अब वो उस पर मुकम्मल वज़न डाल चुका था। वो इसे एक जंगली बिल्ली की तरह नोचने लगा।
और वो उस पर मुसलसल ज़रूर के प्रसार करता रहा। दानियाल ये जान गया था कि वो पहला मर्द है जो उसकी नरम ज़मीन पर हमलावर हुआ है। दानियाल अब काफ़ी थक चुका था और दोनों कंडोम्स का इस्तेमाल कर चुका था। वह गाड़ी के बाहर आकर सिगरेट पीने लगा और रीमा के ठीक होने का इंतज़ार करने लगा। रीमा का जिस्म टूट चुका था। वो जैसे जैसे होश में आ रही थी वो दर्द की शिद्दत का एहसास कर रही थी। वो अपने आप को बिलबास महसूस करने के साथ साथ टांगों में गीलापन और अंदरूनी दर्द का शदीद एहसास करने लगी। वो जल्दी से उठी और खुद को देखने लगी। खून के छींटे और लहसा पानी को देखकर रोने लगी और चलाने लगी। फिर जल्द ही बिलबास जिस्म को छुपाने लगी। फिर शर्ट को ठीक करने और ट्राउज़र पहनने लगी। दानियाल उसकी चीख हुई आवाज़ सुन रहा था। वो खामोशी से इग्नोर की सिगरेट को ख़त्म करने के लिए कश लगाता रहा। फिर अचानक आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। रीमा बाया में मुँह छुपाए रो रही थी कि दानियाल थोड़ा सख्त लहजे में बोला, रीमा ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना चला रही हो? यार तुमसे प्यार करता हूँ, बस हो गया। और ये होना ही था। रीमा एकदम भड़क उठी, बकवास बंद करो। रीमा ने बाया का नज़ारा देखा लेकिन वहाँ कोई ना था। वीरान जगह थी। इसका सर अभी भी भारी था। वो चिल्लाई, खुदा के वास्ते मुझे घर छोड़ दो या मुझे अभी नोचना हो। के बंद के अपने जिस्म की तरह इशारा करते हुए चलाई और चीख चीख कर रोने लगी। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो दानियाल का चेहरा तक ना देख रही थी। वो दानियाल खामोश हो गया। गाड़ी को उस रोड की तरफ ले गया जहाँ से रीमा को उठाया था। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई रीमा बाया पहनने लगी और दोबारा दुपट्टे से निकाब करने लगी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और किरण की दोस्त को मैसेज किया कि किरण से को घर आ जाए, मैं घर ही आ रही हूँ। कह के उसने दोबारा नंबर बंद कर दिया। पर अभी भी उसकी रुकों से ऐसा ऐसा बहकर उसके सफ़ेद ट्राउज़र पर लग रहा था। दानियाल व्यू मिरर से रीमा की हालत को देखकर अब थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था। इसे एहसास हो रहा था कि आज इसने गलत किया, लेकिन वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। उसी जगह पहुंचकर दानियाल ने गाड़ी स्लो करने के बाद रोक दी और पूछा कि आगे किस ओर जाना है। लेकिन रीमा बिना कुछ कहे उतरी और डोर को बंद करने से पहले रोती हुई आवाज़ में बोली, दानियाल मैं तुम पर एतबार करके आई थी, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और मेरा खुदा तुमसे इसका हिसाब लेगा। वो ज़ोर से डोर को बंद किए चल दी। दानियाल को इसकी बात दिल पर लगी। वो इसे फ़ौरन से रोकना मनाना चाह रहा था कि उससे गलती हुई, लेकिन वो अब जा चुकी थी। दानियाल ने गाड़ी को लॉक किया, पीछे जाने लगा। जैसे रीमा घर में दाखिल हुई दानियाल देखता रहा। फिर दानियाल मुड़ कर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। एक शॉप से गोल्ड लिवली और पीकर लंबे लंबे कश लेने लगा और गाड़ी में बैठ कर पीछे सीट की तरफ देखा और बोला, मैंने इसके साथ गलत किया यार, शिट। फिर मूड को बदलने के लिए उसने मोबाइल निकाला और रीमा की तस्वीर दिखी और भर बोला, इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे ना काम डालता यार, और वो इतना अच्छी होती तो आती। वो मुतमईन होकर मुस्कुराया। फिर से नुसरत फ़तेह खान की गज़ल लगी और रीमा को कहा करने लगा, लेकिन अब नंबर अभी भी बंद था। फिर अपने दोनों मोबाइल वॉलेट को साइड वाली सीट पर रखकर इसने रेस बना दी। वो रीमा को सोच रहा था और हाथ से अपने हाथ शीशे को पकड़ कर उस पर फ़ख्र कर रहा था। फिर रीमा को सोचते हुए उसने रीमा के साथ बनाई हुई सेक्सी वीडियो चलाकर देखने लगा। कमाल यार, क्या साइज़ है, क्या चीज़ थी, मज़ा आ गया। वो वीडियो में खोस आ गया कि अचानक इसकी नज़र सामने कुत्ते पर पड़ी। उसने फुल ज़ोर से ब्रेक पर पाँव रखा, लेकिन स्टीयरिंग अनबैलेंस हो गया। गाड़ियाँ कलाबाजियाँ खाती हुई दूसरी साइड पर जा गिरी और एक तेज़ रफ्तार ट्रक से जा टकराई। दानियाल का सर चकरा रहा था। वो हिल नहीं पा रहा था। गाड़ी का फ्रंट अंदर की तरफ धंस गया, जिसकी वजह से दानियाल की टांगें हिल ना पा रही थी। गाड़ी में हल्का धुआं था। वहाँ से गुजरते मुसाफिरों का रश लगने लगा। लोगों ने कोशिश करके फ्रंट डोर खोला और सीट बेल्ट को खोलने लगे। गाड़ी का धुआं काफ़ी बढ़ने लगा। लोगों ने दानियाल को जोर से खींचकर गाड़ी से अलग किया। उसके जिस्म से जगह जगह खून निकल रहा था, खासकर टांगें खून में लदी हुई थी। एयरबैग और सीट की बेल्ट की वजह से इसके सिर्फ चेहरे और सर पर हल्की चोट नजर आई। जैसे ही दानियाल को गाड़ी से अलग किया, गाड़ी में आग भड़क उठी, जिसमें इसका वॉलेट और दोनों मोबाइल भी मौजूद थे। रीमा खुद को कंट्रोल करते हुए घर में दाखिल हुई। रूम में आ गई जहाँ किरण पहले से इंतजार में थी। किरण ने जैसे मैसेज देखा था घर आ गई और मम्मा से कहा, रीमा मार्केट से होकर आ रही है। रीमा बगैर पाया उतारे बिस्तर पर उल्टी गिर गई और तकिए में मुँह दिए रोने लगी। किरण ने कोई वजह फिलहाल पूछना मुनासिब न समझा। बस वो इतना जानती थी कि कुछ बहुत गलत हुआ है। रीमा फूट फूट कर रो रही थी। किरण मम्मा को देखने लगी कि वो कहीं रूम में ना आ जाए। वैसे वो इस वक्त किचन में थी और भाभी भी अपने मेके गई थी कुछ दिन से। कुछ देर रोने के बाद वो उठी, अबाया उतारा, वॉशरूम चली गई। खुश खून बहने लगा। इसे जगह जगह दर्द हो रहा था। जब उसने खुद को वॉशरूम के मिरर में देखा तो उसकी गर्दन और बारों पर काटने के निशान थे। गुस्सा करने के बाद उसने अपने सही ट्राउज़र को नज़र देखा। इस पर खून के हल्के से निशान थे। वो सादा शलवार कमीज़ पहने बाहर आ गई। किरण जो वक्त खामोशी से देख रही थी पूछ ही लिया कि क्या हुआ। रीमा ने जवाब दिया, क्या होना था, इसको जो चाहिए था वो ले गया और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। किरण ले गया मिल गया मतलब? रीमा, इसने मेरे साथ सेक्स किया, वो बस मेरा जिस्म लेने आया था जो वो ले गया। किरण ऐसा आवाज़ में पूछने लगी, तुम्हें क्या मिला? रीमा, सबक।
नसीहत की आइंदा एतबार ना करूँ किसी पर। वह खामोश होगी, फिर बोली, लेकिन यह अब मेरे पास कुछ है ही नहीं जिस पर मैं वो कर सकूँगी। वो फिर खामोश हुई, एक आंसू बाहर, दांतों में होंठ होंठ खींचते हुए दोबारा बोली, इसमें या किसी में इतना दम नहीं था कि तुम्हारी बहन को हासिल कर सके, इसलिए उसने मुझे बेहोश किया। और वह किरण की तरफ देख कर बोलती गई। किरण खुद इसकी बात सुनकर हैरान थी। वो पूछने लगी कि वो बेहोश कैसे हुई। रीमा मोबाइल को फ़िलहाल ऑन ही नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अब दानिया से रब्ता रखे या उसके कॉल या मैसेजेस देखे। उससे खुद से नफरत हो रही थी। अब उसने राता कर लिया वो अकाउंट और ताल्लुक़ ख़त्म कर दी कि जो दानियाल से वाबस्ता हो। गाड़ी का फ्यूल टैंक फटने से आग भड़क उठी थी। आग लगने से दानियाल का वॉलेट और दोनों मोबाइल के साथ साथ उसकी गाड़ी भी काफ़ी हद तक जल गई। मोटरवे पुलिस भी पहुंच गई थी। डैमेज कार को अपनी कस्टडी में लिया और दानियाल को चेक करने लगे। दानियाल का काफ़ी खून ज़ाया हो चुका था और वो बेहोश था। इसके पास कोई मोबाइल वाले कुछ ना था कि इसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जा सके। कुछ देर में पुलिस और रेस्क्यू वाले भी पहुंच गए और इसे लाहौर के सरकारी अस्पताल में ले गए। दानियाल की हालत काफ़ी सीरियस हो रही थी। पुलिस के कहने पर डॉक्टर्स ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। दानियाल की एक टांग, एक बाजू फ्रैक्चर होने के अलावा उसे मसाने पर गहरी चोट आई थी और उस चोट की वजह से मसाने में ब्लड जमा था जो नफ से बह रहा था। मसाने के लिए एक यूरोलॉजिस्ट को बुलाया गया। यूरोलॉजिस्ट को अंदाजा हो गया कि मसाने की रगों के साथ पेनिस की भी काफ़ी रगें डैमेज हो चुकी हैं। दानियाल का ऑपरेशन होते 5 घंटे हो चुके थे। उसे ऐसा ऐसा होश आ रहा था। नर्स ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराएं नहीं, लेटे रहें, आप ठीक हैं, और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। दानियाल जो गुनूदगी की हालत में हिलने की कोशिश कर रहा था, इंजेक्शन लगने के बाद दोबारा से बेहोश हो गया। मगरिब की अज़ान होने लगी। आज काफ़ी दिनों के बाद रीमा ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगी। वो तौबा करने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास था। वो रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी और साथ दानियाल के बुरे अंजाम की बदुआ करने लगी। उसने अभी तक मोबाइल ऑफ किए हुए थे। रात सोते हुए सारा मंजर उसके सामने आ रहा था। अचानक वो उठ कर बैठ गई और कुछ याद करके उसे बोली, उसके कंडोम ने मैं खुद को फेंके थे गाड़ी से, फिर उसने दोबारा यूज़ किए थे या नहीं, कहीं मैं प्रेग्नेंट, ये सोचकर उसके दिल की धड़कन तेज़ होगी। अब कैसे करूँ, क्या करूँ, वो परेशान होने लगी। उसे अब फिर से डर लग रहा था कि दानिया की वजह से प्रेग्नेंट ना हो जाए। वो अब सोचने लगी। रीमा ने मोबाइल ऑन किया, सीधा दानिया को कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद था। उसने मैसेंजर भी चेक किया लेकिन बंद था। उसे अब और गुस्सा आने लगा। वो उठी और उस गुस्से को अपने लंबे बालों पर निकाल दिया और उनको ऊपर तक कट कर दिया। दानियाल को जब दोबारा होश आने लगा, वो अब इतने होश में था कि बोल पा रहा था। उसने पानी मांगा, नर्स ने पानी पिलाया, डॉक्टर को बुलाने चली गई। दानियाल ने अपनी हालत को देखने लगा। वो बस एक जुब्बा में था, बगैर शलवार के। इसने देखा नफ्स पर एक भारी पट्टी और एक पेशाब की ट्यूब लगी है। उसका एक कंधा और एक टांग पूरी रान से पाँव तक प्लस्तर में थे। दूसरी टांग पर भी बैंडेज की हुई थी। दूसरे हाथ में एक ड्रिप लगी हुई थी। उसे सर पर हल्की पट्टी का एहसास हुआ। वो बस हुआ कर रहा था कि कोई ज़्यादा मसला ना हो। इतने में एक पुलिस वाला डॉक्टर रूम में आई। डॉक्टर मुआयना करने लगा, साथ पूछने लगा, बेटा कैसी तबीयत है, ज़रा अपने बारे में बताओ। दानियाल ने अपने बारे में तब बताया कि वो कौन है और कहाँ से है। फिर नर्स को देखते बोला, मेरा मोबाइल कहाँ है, मुझे डैड को कॉल करनी है। वो अब काफ़ी परेशान था। तब पुलिस वाले ने मज़ीद कहा कि आपकी जेब में कुछ नहीं मिला और आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। अब आप अपने अब्बू का नाम और नंबर बता दें ताकि उनको कहा कर सकें। डॉक्टर्स के जाने के बाद दानियाल नर्स को देखने लगा जो खुद बहुत हसीन थी। वो खुद से कहने लगा, क्या किस्मत है यार मेरी, माशाल्लाह, हर तरफ हुस्न ही हुस्न मिल रहा है। जाते वक्त तक इसे दोस्ती तो कर ही लूँगा। फिर वो नर्स से मुखातब हुआ, आईना है? नर्स, सॉरी, आईना क्यों? दानियाल, चेहरा देखना है, कोई खराश तो नहीं आई? नर्स ने नहीं का जवाब दिया और ड्रिप उतार कर वहाँ मौजूद दूसरे मरीज़ के पास चली गई। दानियाल के अबू तला मिलते अस्पताल पहुँचे और वो इसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हुए। फिर से मिलने के बाद डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने उनको अपने बेटे की रिपोर्ट और हालत तफसील से बताते हुए कहा कि हादसे की वजह से उसके मसाने और पेनिस पर शदीद चोट आई, जिसकी वजह से वो शादी करने के बिल्कुल काबिल नहीं रहा। ये सब खबर सुनकर इसके अबू के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने इसका हाल जानना चाहा कि कोई हल। वो इसके इलाज के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार था, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि नफ्स की रगें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, अब इसका कहीं कोई हल नहीं। 4 दिन बाद जब अस्पताल से डिस्चार्ज होने लगे तो दानियाल को अंदाज़ा हुआ पेशाब की नली अब तक नहीं हटाई गई। तब उसे अपनी रिपोर्ट की हकीकत का पता चल गया। वो वहीं अस्पताल में चला चला कर रोने लगा। उसके माँ बाप ने उसे तसल्ली दी, लेकिन वो छोटे बच्चे की तरह रोता रहा। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो लुट चुका है, उसे की सज़ा मिल गई है। वो शर्मिंदगी की वजह से नज़र तक न उठा पा रहा था। इसे ऐसे लग रहा था जैसे वो जिंदा लाश है। वो अभी कभी मरना चाह रहा था क्योंकि वो अब जानता था अब मरने से भी बेहतर ज़िंदगी होने वाली है। इसके दिमाग में रीमा की आखिरी बार याद आ रही थी। वो जान गया कि इसको इसकी की सज़ा मिल गई है। रीमा 2 दिन तक दानिया का नंबर मिलाती रही, लेकिन इसका नंबर बंद था।
इसे अंदाज़ा हो गया कि दानिया जैसे लड़के मतम निकालने के बाद नंबर चेंज कर लेते हैं, वो जल्द कुछ करना चाहती थी। पीरियड्स को अभी 7-8 दिन पड़े थे, लेकिन वो इतना इंतज़ार भी नहीं करना चाहती थी। इसने अपनी एक दोस्त नूर से बात करने का सोचा। वो जानती थी कि नूर एक ओपन माइंडेड लड़की है जो स्मोकिंग ड्रिंक के साथ अक्सर डेट वगैरह पे भी जाती है। वो जो इसका हाल बताएगी। रीमा ने नूर को कॉल किया, बताया कि उसने इसकी एक कज़न इसके साथ सेक्स किया है। अब तो वो अपनी प्रेगनेंसी चेक करना चाहती थी, क्या वैसे स्ट्रिप लेके दे सकती है। नूर पहले तो इस बात पे काफ़ी हैरान हुई कि वैसे कैसे सेक्स करवा सकती है, एक में केवल तो वैसी है ही नहीं। दूसरा स्टार से असद का जिक्र करती थी और नूर ये भी जानती थी कि असद फ़िलहाल बाहर है। खैर उसने तफसील रीमा से मिलकर पूछने का सोचा। जवाब दे कि वो खुद तो कभी स्ट्रिप लेने नहीं गई, बल्कि मैं इसका बॉयफ्रेंड लेके देता है, मुझे ले दो कल ही प्लीज़। रीमा ने जल्दी से इसकी बात को टोकते हुए बोला, ओके ओके मैं ऐसे कहती हूँ, फिर कल ही तुम्हारे पास रहती होंगी, फिर चेक कर लेना। नूर इस बात से हैरान थी। वैसे तो ये दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी, लेकिन रीमा से इस बात से अक्सर चिढ़ती कि वह कैसे मैं से मिल लेती है अकेले में बगैर शादी के। नूर ने जब अमेरिका को स्ट्रिप का तो उसने वजह पूछी तो नूर ने बता दिया इसकी जो मेरी एक दोस्त को है जो सेक्स से भागती थी, वो आज मांग रही है। अमेरिका के दिल में ख्वाहिश सी पैदा होने लगी, लेकिन उसने फिर वक्त कोई सवाल ना किया और कहने लगा, ठीक है कल फिर मिलते हैं, वो स्ट्रिप दे दूँगा। वो क्यों? नूर ने कहा, आप मिलने आओगी? ऐसे तो नहीं जाओगी? वो हंसा, मेरे पास कर दो, मैं थक जाती हूँ, लेकिन आप नहीं। नूर ठहर के फिर बोली, करेंगे फिर फिलहाल कल इससे वो लोग फिर देखते हैं। नूर स्ट्रिप लेके रीमा के घर पहुंच गई। रीमा ने किरण को चाय बनाने का कहा, चाय देने का किरण मम्मा के रूम में चली गई। नूर ने स्ट्रिप दी और स्ट्रिप के इस्तेमाल का तरीका बताया और रीमा को शिदबा वाशरूम गई। उसके दिल की धड़कन तेज थी। कुछ पल के बाद उसने स्ट्रिप को देखा, वहीं सोकर लगी थी। इसने एक फूला हुआ सांस निकाला, नूर के साथ रिलैक्स होकर लेट की, शुक्र बच गई। रीमा मुस्कुराती बोली। नूर इसकी गाल पर हाथ लगा रही थी, उसके गाल काफ़ी नरम मुलायम थे। उसका दिल कर रहा था कि उसे जोर से चूम ले। इतने में रीमा उठकर बैठ गई। नूर ने मुंह में होते हुए पूछा कि इस खुश नसीब ने चूस दिया इस खूबसूरत जिस्म को। वो इसके जिस्म में नजर घुमा रही थी। रीमा ने यहाँ पर ही खामोश हो गई। वो कुछ नहीं बताना चाहती थी। फिर एक झूठी कहानी बना दी कि एक दूर का कज़न आया था, वो घर अकेली थी, उसने ज़बरदस्ती की। नूर मुस्कुराई बोली, ये कज़न भी अजीब होते, मुफ्त में मज़े ले लेते हैं। 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन दानिया का नंबर अब तक बंद था। रीमा इस तजस्सुस में मिला लेती कि बंद क्यों है। बहुत दिनों के बाद अचानक असद ने कॉल किया, कहा मेरी टिकट हो चुकी है, मैं 1 हफ्ते में पाकिस्तान आ रहा हूँ, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। 6 माह की छुट्टी लेकर आ रहा हूँ और वापस अपने साथ दुबई ले जाऊँगा। वो अचानक असद की कॉल से हैरान रह गई। इसने अब अपनी सिम बदल लेने का इरादा किया। वो नहीं चाहती थी कि दानिया को भी इससे रब्ता करे। वो असद को के वापस आने पर अब इतना ख़ास खुश ना थी, लेकिन इसे लगा शायद असद के सामने होने पर वो दानिया उस वाक़े को भूल सके और शायद असद के साथ वैसे हो जाएगी जैसे पहले थी। असद के अब्बू ने असद के कहने पर रीमा के घर वालों से 3 माह की डेट दे दी। दिन बाद रात के 2:30 बज रहे थे। रीमा के घर पर दस्तक हुई तो वहाँ से रीमा के अब्बू घर पर थे। दरवाजे पे पहुँचे, पूछा कौन। जवाब मिलने वास में जाने के बाद दरवाज़ा खोला तो सामने असद था। यूँ अचानक असद को सामने देख के हैरान रह गए। असद को सरप्राइज़ देने की भी आदत थी। उसने सबको 1 हफ्ते का कहा, जबकि उसकी फ़्लाइट दूसरे दिन थी। वो वैसे तो रीमा से दूर रहता था और लड़की में लगा रहता था, लेकिन इसे रीमा पर ट्रस्ट था। स्ट्रेस की वजह से इसे पसंद करता। उसे पता था वो कहीं भी मुँह माले उसे इस जैसी लड़की नहीं मिली। रीमा के अब्बू और अम्मी से मिलने के बाद असद रीमा के रूम में आ गया। रूम में एक 0 वाट बल्ब जल रहा था। असद ने रूम की लाइट ऑन की और एक प्लास्टिक चेयर लेकर रीमा के बेड के पास बैठ गया। रीमा पिंक कलर के नाइट ड्रेस में उल्टी सो रही थी। इसका चेहरा दूसरी तरफ था। इसका खूबसूरत जिस्म देख इसका दिल इसे छूने का कर रहा था, लेकिन वो रीमा की आदत से वाकिफ था। वो अभी इसको जगाने का सोच ही रहा था कि किरण जो असद की बैक साइड पर लेटी हुई थी, इसकी आंख खुल गई। इसने जब रीमा के बैठ के करीब किसी को देखा, चला उठी, भूत भूत भूत, चोर, पापा मामा। असद अचानक डर गया और मुड़कर किरण को देखने लगा जो आंखें बंद किए चलाई जा रही थी। रीमा के मम्मा पापा इनके रूम के बाहर ही थे। आवाज़ सुनकर फ़ौरन अंदर आ गए। बोले, क्या मुसीबत है? देख नहीं सकती कौन है? तुम्हारे सब भाई हैं। असद ने वापस मुड़कर देखा तो रीमा उठकर बैठी हुई थी और गुरु असद को देख रही थी। तुम कब आए? वो जल्दी से बाल सेट करते हुए वे बोले। किरण इस्लाम के बोली, सॉरी असद भाई, मैं डर गई थी। क्यों? मैं बहुत जैसा लगता हूँ? हैंडसम नहीं हूँ? फिर वो रीमा की तरफ देखने लगा। वो बोला, नींद में प्यारी लगती थी। फिर किरण से बोला कि तुम मुझसे डर गई, उसके खौफनाक हरकतों से नहीं डरती। इसके बाद से सब हंसने लगे। रीमा शर्मिंदा तो बोली, तूने कब फराटे मेरे सुन लिए? असद प्यार से बोला, अक्सर ख्यालों में। फिर असद रीमा की आंखों में देखने लगा। असद काफ़ी हैंडसम लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों असद उसके सामने था और इसका दिल मुतमईना था। शादी की तैयारी का सिलसिला अगले कुछ ही दिनों में शुरू हो गया। रीमा ने फिर नंबर बदल लिया कि कहीं दानिया रब्ता ना करे। वैसे भी वो शादी बाद असद की उम्र जाने वाली थी। रीमा की भाभी को भी काशिफ ने इनके साथ आने को कह दिया। दोस्तों रिश्तेदारों की दावतों मुलाकातों के बाद वो कुछ वक्त अपनी शॉपिंग और कुछ और रीमा के घर देता। वैसे भी असद
लोगों का घर भी इनके घर से कुछ फासले पर था। एक बार वो सुबह सवेरे नाश्ते के इरादे से रीमा के घर आए। रीमा को खुद नाश्ता बनाने का कहा। इसमें कोई शक न था, रीमा के हाथ में टेस्ट था और वो उसकी पसंद को वैसे ही जानती थी। वो नाश्ते में मसरूफ़ हो गई और सब बाहर हाल में बैठ गया। किरण कमरे में झाड़ पोंछ करने पर सेम में झाड़ू लगाने लगी, जो उसका रोज़ का मामूल था। वो रोज़ की तरह चुपकर झाड़ू दे रही थी। उसके गले में दुपट्टा ना था। वैसे भी उनके घर कम ही मर्द रहते थे, तो काम करते हुए दुपट्टा कम इस्तेमाल करती थी। असद की नज़र अचानक किरण की तरफ पड़ी। किरण ने नाइट शर्ट अभी तक पहनी थी, जिसका बड़ा गला था। वो जैसे झुकी थी, उसके बाहर पिंक ब्रा से उसे साफ देख रहे थे। असद बहू उसे जायज़ा देने लगा। उसे आज किरण की जवानी का अंदाज़ा हुआ। अचानक किरण की नज़र सब पर पड़ी, जो उससे ओर से देख रहा था। पहले तो उसने ध्यान न दी, लेकिन जब इसे एहसास हुआ कि दुपट्टा उसके गले में नहीं, फ़ौरन से अंदर गई। दुपट्टे से अपने सीने को ढांपा दोबारा काम करने लगी। अब असद जानबूझकर उस पर नज़र जमाए था कि किरण का नकियों से बाबत देख रही थी कि असद उसे बागौर देख रहा है, उसे शर्म आ रही थी। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। वो काम ख़त्म करके अंदर जाने लगी तो असद ने ऐसा आवाज़ से कहा, पिंक कलर प्यारा है। किरण ने सुन लिया। वो रूम में आई और बैठ के इसका जिस्म ठंडा पड़ गया। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वो दोबारा असद के सामने नहीं जाना चाहती थी। असद की जिस्म में एक लहसी दौड़ गई थी। इसे अंदाज़ा न था कि किरण की ऐसी जवानी का नाश्ता करने के बाद वहीं चाय पीने सबसे गपशप करने बैठ गया। वहाँ रीमा की भाभी फौजिया, किरण और रीमा की मम्मा थी। बातों बातों में असद ने सबके सामने रीमा से कहा, किरण माशाल्लाह से बड़ी हो गई है। मैंने आज इसे गौर से देखा। किरण को देखने लगा। किरण शर्मसार सी होने लगी। इसने असद को एक नज़र देखा, जो हाथ में कपड़ी उसे अभी भी गौर से देख रहा था, जिस पर रीमा ने फ़ख्र के अंदाज में ये जवाब दिया, हर बहन किसी है। असद किरण के जिस्म को देखने पर गिर गिर रहने लगा। इसने सोच लिया कि रीमा तो वैसे ही परी की है, क्यों ना वो किरण के जिस्म का मज़ा लेता जाए। अब वो बस मौके की तलाश में था। एक बार इसने देखा रीमा अपनी किसी कस्टमर का मेकअप करने में मसरूफ़ है। फिर इसने एक झलक किरण को देखा, जो अपने रूम में सो रही थी। इसने ये मौका अच्छा समझा। वो उस रूम में एहसास से गया और किरण को देखने लगा। असद के जिस्म में आग सी लगने लगी। वो जैसे ही किरण के बेड के करीब आया, किरण जागे से महसूस हो गया कोई इसके करीब है, लेकिन उसने डर के मारे आंखें ना खोली। उसे अंदाज़ा हो गया था कि असद रूम में है। असद ने ऐसा से किरण की गाल को चूम लिया और हाथ से इसके कमर पर लगाता हुआ हिप पर ले गया। वो दबाने लगा। वो साथ साथ अंदर जोर देने लगा। उसने किरण के हाथों को देखा, जो जोर से मुट्ठी बांध की हुई थी। उसे अंदाज़ा हो गया कि वो जाग रही है। किरण को जैसे जैसे वो छू रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। उसके जिस्म में अजीब सी फीलिंग्स आने लगी। वो अपने कंट्रोल को खो रही थी। असद इसके नरम जिस्म को दबाता रहा, फिर उठा और रूम से चला गया। वो नहीं चाहता था कि वो आ जाए, लेकिन उसे अंदाज़ा हो चुका था कि किरण और बाजी है। उसे बस अब अकेले में मिलना है। असद के जाने के बाद किरण ने देखा इसका जिस्म भीग चुका हुआ है। इसको डर सा लगने लगा। वो क्यों ना रोक सके। उसकी बहन का होने वाला शोर है और ख़ुद इसे भाई समझती है। उसकी आंखों में अब आंसू होने लगे। वो तकिए में मुंह देकर रोने लगी। अब इसे हम सोच रहे कि वो अब हर वक्त रीमा या मामा के साथ रहेगी। असद ने अगर अब कुछ किया तो सबको बता देगी। एक दिन रीमा ने असद को कॉल की कि वो आज मामा के साथ मार्केट जा रही है। उसकी अब ये आदत थी कि हर बात असद से पूछकर करने लगी। इसकी आदत दानिया ने डाल दी थी। असद ये बात सुनकर खुश हुआ। कुछ वक्त के बाद वो रीमा के घर पहुंच गया। दरवाज़ा असद की बहन फौजी ने खोला। इसने बताया कि रीमा नहीं है, तो तुम दूसरे रूम में बैठ जाओ। पानी वगैरह पीने के बाद उसने ही आराम करने का बहाना कि फौजी अपने रूम में चलेगी। असद कुछ पल के बाद उठा और किरण के रूम की दोबारा किरण बैठी अपने नोट्स बना रही थी। उसके रूम में गया। असद को ऐसे अपने रूम में देख कर वो उठने ही लगी थी कि असद ने फ़ौरन से पकड़ कर मुंह पे हाथ दे दिया, दीवार से लगा दिया। असद की बॉडी और ताकत के सामने कुछ न थी। वो हिल न पा रही थी। असद ने एक हाथ बढ़ाकर दरवाजे को लॉक किया, दूसरे हाथ से इसके मुंह को पकड़े रखा। लॉक लगाने के बाद उसे चूमने लगा। इसके बालों से कस के पकड़ के किरण को थोड़ा ऊपर उठाकर अपने होंठों से इसके होंठों को चूसने लगा। आंखें बड़ी करते हुए ऐसा आवाज़, लेकिन साथ में बोला, चुप, बस चुप। कि पुरन अपने हाथों से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करी थी। और असद इसके बालों के साथ जिसम के खास नर्म जगह को मसलने लगा। वो जल्द किरण थकने और कमज़ोर पड़ने लगी और ढीली होने लगी। उसने उसे उठाया और बेड पर लिटा दिया और जिसम को पीने लगा। ऐसा सब उसके जिसम को बेलबास करता गया। किरण अब अपनी आंखें बंद की मुसाहिबा कर रही थी, लेकिन अब वो चलाने की कोशिश नहीं कर रही थी। बेलबास करने के बाद असद इसको जोर से पुराने लगा। वो असद के बड़े जिसम को अपने ऊपर आता महसूस कर रही थी। असद ने अपने जिसम को किरण के जिसम से मिलाकर जोर दिया। किरण की चीख जोर से निकली। इसे अपने जिसम के कट जाने का एहसास हो रहा था। वो रोने लगी, सर को उतारने की कोशिश करने लगी। वो उसे नाखून मार रही थी, काट रही थी, लेकिन असद को इसका कोई असर न हो रहा था। वो मुसलसल वार कर रहा था। किरण अंदर से चला रही थी। कुछ वक्त के बाद किरण ने डाल होकर अपने जिस्म को ढीला कर दिया। दूसरी बार असद के करने पर पहले इसे दोबारा दर्द हुआ, लेकिन इस बार इसने ज़्यादा मुसाहिबा न की। वो खुद असद को अंदर से कबूल करने लगी। असद को किस करने लगी। किरण के चूमने से असद के जिस्म में और आग आ गई। वो ज़ोर से अपने जिस्म को एहसास दिलाने लगा। अचानक किरण का जिस्म टूट कर बहने लगा। वो नंढाल होगी। असद उसकी कढ़ाई में अपने नक्श
को उतारने और थक जाने के बाद इसके ऊपर से उतर कर कुछ पल साथ लेटा रहा, खड़ा होकर आईने में खुद को देखने लगा। इसकी चेस्ट पर जगह जगह किरण के नाखूनों के निशान थे। फिर मुड़कर किरण की हालत को देखने लगा। बिस्तर पर खून के साथ उन दोनों की जवानी के सबूत जगह जगह थे। किरण अखिल पास कमरे में अलग अलग बिखरा हुआ था। वो अब बेड की चादर को जोर से थामे थामे दीपू बोली, ये गलत किया आपने। आप तो रीमा से प्यार करते हैं, फिर मेरे साथ ये सब। वो बेड की शीट में खुद को इकट्ठा करते हुए बोली। असद मुस्कुराने लगा और पैंट पहनने लगा और वो फिर बोली, असद आप वाकई ये रीमा से प्यार करते हो? असद ने जब किरण के मुंह से सिर्फ असद सुना तो फिर से मुस्कुरा दिया। वो जवाब दिया, नहीं बस फैमिली की वजह से कर रहा हूँ। असद ने इसके कपड़ों को उठाया, उसकी तरफ फेंका, बोला कपड़े पहन लो। वो कपड़े पहनने लगे, साथ बोली, क्या ये प्यार था हम दोनों में हुआ? असद ने सुनकर खामोश हो गया। वो किरण के करीब आया और और गहराइयों के साथ होंठों को चूमा और ऐसा आवाज़ में बोला, अब तुमसे मेरी हो यही प्यार है। फिर खुद रूम से बाहर निकलने लगा। जैसे वो रूम से बाहर निकला, सामने उसकी बहन फौजिया खड़ी थी, जो गुस्से से लाल आंखें किए हुए उसे देख रही थी। आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।